बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ओके जी, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करनी है। तो 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिनमें से वन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ से हमें पेज नंबर 45 पे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ने हैं, इंडेक्सेस हमें पता है वो क्या है, मतलब ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे है बेस एंड एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। जिन बच्चों को अभी भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो 2.3 के स्टार्ट वाला इंट्रो चेक करें, तो इन लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, इन दी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन अब क्या है, ये हमने भी, ये वाली बात भी हमने 2.3 में डिस्कस की थी। हमने वहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था, और ये देखी थी इन दोनों डिफरेंस में क्या क्या, इन दोनों इक्वेशंस में या एक्सप्रेशंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब ऐसा नंबर जिसकी पावर हो, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी नंबर के ऊपर पावर दी हो, या पावर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे एन, ये ए के ऊपर एन की पावर दी हुई है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसकी ऊपर पावर दी होती है, जिसकी ऊपर पावर दी होती है, वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। और जो पावर दी होती है, वो पावर हमारा एक्सपोनेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या हो गया, वी कॉल ए एज द बे। ठीक है, बेस। तो हम ए को क्या कहते हैं, हम ए को कहते हैं बेस, एंड एन एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। ठीक है, तो एन क्या हो गया, जो ए के ऊपर पावर दी हुई है, वो उसकी जो एन है वो उसकी एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ने हैं इसके लाज। तो लाज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाज नहीं आएंगे, आप अपने क्वेश्चन 2.4 के सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ 2.4 ही नहीं, इससे आगे भी एक्सरसाइज में हम ये लाज यूज़ करते रहते हैं। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और जहाँ से समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर करके चेक करें। ठीक है, तो फर्स्ट ला है, फर्स्ट ला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख के डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आए। तो इस लॉ के मुताबिक जो फर्स्ट लॉ है हमारा, वो क्या है, उसमें कहा गया है कि ए एम, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिनमें ए एम डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ए एन मतलब एक नंबर है जिसकी पावर एम है, और दूसरा नंबर है जिसकी पावर एन है। ठीक है, वो इक्वल किसके है, ए एम प्लस एन। मतलब इससे हमें क्या समझ आया कि ऐसे नंबर जिनकी बेसिस हुई ना, ये ए जिसके ऊपर पावर है वो बेस होती है। ठीक है, जिसकी बेसिस सेम होगी, उनकी पावर्स क्या हो सकती है, उनकी पावर ऐड हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए एम था, तो और जो डॉट ए एन, तो ए और ए दोनों में सेम है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसका रिज़ल्ट ये निकाला कि जिन नंबर्स की बेसिस सेम होगी, उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को एक जनरल बात उन्होंने बताई। इसको हम एक एग्जांपल से भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, खुद से बनाते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पे 4 की पावर ले लेती हूँ 2, प्लस 4 की पावर ले लेती हूँ 3। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे बेसिस जो है वो तो दोनों सेम है। ठीक है, तो बेस मैंने लिख ली, क्योंकि बेसिस सेम है तो मैंने एक दफ़ा लिख ली, और पावर्स को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐड कर सकती हूँ। 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 की पावर 5 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास दो नंबर थे, उनके ऊपर पावर्स थी, उन नंबर्स की बेसिस जो थी वो मेरे पास सेम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों के पावर्स को ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 4 की पावर 5। ठीक है, इसी तरह आप एक, तो इसी तरह इसकी एक और सिचुएशन है, वो इसी लॉ से निकली है कि अगर आपके पास 4 की पावर 5 है। ठीक है, तो आपको किसी एक पॉइंट पे आके इस पावर को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप इस पावर को इस
लॉ में दोबारा ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 4 की पावर 5 है तो कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आपको इसकी पावर इसकी ये सिचुएशन दी हुई होती है और आपने इसको आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको ये पॉइंट आ जाता है कि आपको इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो आप इसको फिर इसी लॉ में मतलब ब्रेक कर सकते हो, मतलब इस लॉ से आप ये भी बना सकते हो और इस पॉइंट से आप इस सिचुएशन में भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, वो है सेकंड लॉ। वो है हमारे पास ए की पावर एन, एन और फिर आगे ब्रैकेट ए की पावर एम ब्रैकेट एन इक्वल टू ए एम और एन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड लॉ है ए की पावर एम, ठीक है, फिर ब्रैकेट एन इक्वल टू ए एम और एन, ठीक है। इस लॉ में क्या बताया हुआ है कि एक नंबर है उसकी पावर है, फिर आगे उसकी पावर है, ठीक है, उसको एक पावर से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए हमारा बेस हुआ, तो इस बेस की पावर क्या है एम, तो ब्रैकेट लगा के एन। तो इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ए की पावर एम है, मतलब ए की बेस है, ए बेस है और एम उसकी पावर है, तो ब्रैकेट लगा के एन, तो हम ये कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली इसकी बेस होगी और एन इसकी पावर होगी, तो ए एम की पावर एन, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब एक नंबर के साथ दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको आप इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हो ए एम एन, ठीक है। ब्रैकेट्स को जब हम किसी चीज़ या किसी नंबर से हटाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब हम एम और एन के दरमियान से ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, ताकि हमारा ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं यहाँ पे x की पावर ले लेती हूँ 2, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, इसका मतलब हो गया कि x की पावर 2 है और ब्रैकेट लगा के 3, ठीक है। इसका मतलब कि 2 और 3 के दरमियान में क्या है, ब्रैकेट। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये वाला लॉ किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 3, मतलब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो दोनों बेसिस हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 6, ठीक है। तो इस लॉ के मुताबिक हमारा आंसर क्या बनेगा, x की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे बेसिस का दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ, उसमें क्या है, वो है ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर क्या है एन, मतलब ए बी की होल पावर एन है इक्वल किसके, ए एन बी एन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए बी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी होल पावर मतलब उनकी ए की पावर है वो क्या है, वो एन है, ठीक है। तो आप उसको अलग-अलग भी लिख सकते हो। तो इसको समझने के लिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने अपना थर्ड लॉ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, ए बी की होल पावर क्या है एन इक्वल टू ए एन बी एन, मतलब कि अगर किसी दो नंबर्स के ऊपर सेम पावर हो तो उनको आप अलग-अलग लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है x और y, ठीक है। वो मल्टीप्लाई उनकी पावर क्या है, होल पावर उनकी 2 है, ठीक है। यानी दो नंबर हमारे पास x और y है और उनकी होल पावर क्या है 2। तो हम अपने लॉ के मुताबिक हम इसको यूँ लिख सकते हैं, x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर सेम हो, मतलब होल पावर उनकी 2 हो, तो आप उनको अलग-अलग लिख सकते हो, x की पावर 2 और y की पावर 2, ठीक है। इसी तरह आपके पास फोर्थ लॉ है, उसमें क्या कहा गया है कि a बाय b, मतलब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर क्या है, सेम है n, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है, वो ए एन डिवाइडेड बाय बी एन। ये बिल्कुल आपके थर्ड लॉ की तरह है। थर्ड लॉ में क्या था, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर सेम थी, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों नंबर की जो पावर है वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो फोर्थ लॉ भी सेम है, उसमें क्या है कि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। थर्ड लॉ में आपके दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, फोर्थ लॉ में आपके दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर तो सेम है। तो बिल्कुल उसी मेथड थर्ड लॉ की तरह आपने यहाँ पे इधर भी डिवीजन फॉर्म में अपने पावर्स को अलग-अलग कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए कि दो नंबर्स जो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, फोर्थ लॉ है हमारा, दो नंबर जो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर क्या है एन, ठीक है। तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, और एक और हमारे पास कंडीशन क्या है कि बी जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे क्या है कि दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, उनकी होल पावर क्या है n, तो हमने उनको बिल्कुल अपने थर्ड लॉ की तरह अलग अलग नंबर्स के साथ, मतलब a के साथ n को मल्टीप्लाई कर दिया, b के साथ n को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी कंडीशन क्या है कि b जो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को पता है, समथिंग ओवर ज़ीरो वो किसके इक्वल होता है, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो अगर आपका b ज़ीरो हो जाएगा तो आपका पूरा नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले ली, मैंने क्या किया, x और y, ठीक है, दो नंबर है जो मेरे पास डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर 2 ले ली। अब मैं क्या करूँगी, पावर को अलग अलग अप्लाई कर सकती हूँ मैं, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, ये हमारा फोर्थ रूल था, ठीक है। फिफ्थ लॉ हमारे पास क्या है, फिफ्थ लॉ हमारे पास के दो नंबर्स जिनकी पावर डिफरेंट है, जैसे am डिवाइडेड बाई an, इनकी पावर्स तो डिफरेंस है लेकिन इनकी जो बेस है वो सेम है। तो ऐसी सिचुएशन जिनमें दो नंबर्स की बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो वो किस तरह लिखे जाते हैं, वो am माइनस n। ये बिल्कुल आपके फर्स्ट लॉ की तरह है। फर्स्ट लॉ में क्या था कि आपके दो नंबर जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ पे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेसिस उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है लेकिन बेसिस जो है वो सेम है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ इस पेज पे आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारे पास कि दो नंबर्स हैं जिनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन बेस उनकी सेम है और वो किसके इक्वल है, am माइनस n, ठीक है, माइनस n। और इसमें भी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो आंसर भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस लॉ के मुताबिक हमारे पास दो नंबर है जो कि सेम बेस के हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं कि बेस लिखेंगे और उसमें से हम पावर्स को, उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो वैसे भी एज यूजुअल हम ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर दो नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर को अगर हमने एक नंबर में लिखना है तो उनकी पावर को हम ऊपर जाके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है कि मेरे पास x की पावर है 4, ठीक है, और y की पावर है मेरे पास 2, ठीक है। दो नंबर्स मैंने लिए हैं x और y। तो x की पावर मेरे पास x यहाँ पे x आएगा, ठीक है। हमारी बेसिस सेम है ना, तो बेसिस सेम होगी तभी हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। x की पावर है मेरे पास 4 और x की पावर है मेरे पास 2, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आप दोबारा से मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह हमारी बेस जो है वो सेम हो जाएगी, तो हम अपनी पावर्स को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं x, क्योंकि बेसिस हमारी सेम है ना, तो x 4 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2। बेसिस सेम थी और लेकिन ये नंबर दोनों क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, तो इनकी जो पावर्स है वो हमने माइनस कर दी, ठीक है। तो ये तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं कि अगर दो नंबर यानी हमने वो करने हो, सॉल्व करने हो, तो हम इसको या तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं या हम इसको जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हमने अपने रूल के मुताबिक चलना है। तो रूल में क्या किया हुआ है, उन्होंने इसको माइनस किया हुआ है, इसलिए हम अपने लॉ के मुताबिक इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास x की 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ लॉ है वो क्या है, वो है कि a की पावर 0, यानी किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a की पावर 0 मतलब कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास सिक्स लॉ है
ए की पावर 0 इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी सिचुएशन आपके पास क्या दी हुई है, ए जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो ए की पावर 0 का मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी नंबर है या कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, 2 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह अगर 7 है, 7 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो जाएगी वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद 7 वाला ला है, लास्ट ला है हमारे पास, वो क्या है कि ए की पावर n और उसके साथ माइनस, मतलब कि यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो माइनस में आ रही है। ऐसा नंबर जिसकी पावर जो है वो माइनस में होगी उसको आप किस तरह लिख सकते हो, उसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हो उसकी पावर को प्लस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर n माइनस एन था, ठीक है। आपने इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/an कर दिया, 1/a की पावर n कर दिया, ठीक है। मतलब माइनस को आप किस तरह ख़त्म करते हो, इसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख के ख़त्म करते हो। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके और साथ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ए की पावर है -n इक्वल टू 1/a की पावर n। और यहाँ पे भी हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इन सब में यही एक बात है कि a या डिवीजन फॉर्म में हो तो वो 0 नहीं होना चाहिए और वैसे भी कोई नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 हो जाएगा तो आपका पूरा नंबर ही 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ला में क्या है कि ए की पावर माइनस है, मतलब कि किसी भी नंबर की वैल्यू पावर जो है वो माइनस में होगी तो उसको हम डिवीजन में जाके ख़त्म करेंगे, उसको डिवीजन में हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल में क्या है कि मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, एक्स और उसकी पावर क्या है -2, ठीक है। एक्स की पावर क्या है -2, पावर अब माइनस में है ना, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/x लिखेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस ला से हमें क्या समझ आया कि ऐसा कोई नंबर जिसकी पावर माइनस में होगी उसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख के उसके पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपके ये लास्ट कंप्लीट हो जाते हैं। बेटा जी आप लोगों ने इन लास को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है ताकि आप लोगों को जो आगे नेक्स्ट चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अच्छा तो बेटा जो आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई है ना, तो एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल आपके यही लाज यूज़ करके सॉल्व की हुई है। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करनी है क्योंकि आपके पेपर में एग्जाम्पल्स भी कभी कभी आ जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही आती हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा मेथड, थोड़ा सा व्यू आ जाए कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाता है कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो होते ही इसलिए ताकि बच्चों को थोड़ी सी समझ आ जाए, बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल से के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है वो क्या है, x की पावर है -2, x की पावर है -3 और y की पावर है 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3, y की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है। तो हमने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है कि x की पावर -2, x की पावर -3 इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ला था कि जब दो नंबर्स के बेसिस सेम होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे x और x इन दोनों की बेसिस सेम है तो आपने पावर्स को ऐड कर दिया, -2 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 -3 इक्वल टू -5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपने अगर अपने लाज अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी उन्होंने कौन सा ला यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने आपका जो हमने कौन सा ला था वो ला नंबर 5, फिफ्थ ला था आपके पास, उन्होंने फिफ्थ ला यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे दो नंबर्स की बेसिस सेम है लेकिन वो डिवाइड हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया है उनकी पावर्स को माइनस कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की पावर -5 थी और 7, y की पावर 7 थी और डिवाइडेड बाई x की पावर -3 और y की पावर
4 थी, ठीक है। तो y जो x वाली वैल्यूज़ है ये दोनों माइनस में थी, तो इनको प्लस करने के लिए आप नीचे लेके इसको, ठीक है, -3 और ऊपर -5 था तो नीचे जाके +5 हो गया, तो -3 +5, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यूज दोनों पॉजिटिव थी, यहाँ आपने y की पावर 4 को ऊपर लेगी तो वो ऊपर जाके माइनस हो गया, 4 y की पावर 7 - 4, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी वैल्यूज़ के साइन लगाए ताकि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ सके। तो y की पावर 7 - 4 इक्वल टू y की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है उन्होंने कौन सा लॉ यूज़ किया और किस मेथड से इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपका जो है वो 5th लॉ यूज़ हुआ है, ठीक है। ये आपका आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व होगी। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है 4a की पावर 3 b नोट डिवाइडेड बाय 9a की पावर -5, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू है और इसकी होल पावर क्या है, -2। अब -2 है आपकी होल पावर को आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी होल पावर को पॉजिटिव करोगे, ठीक है। ये आपके पास -2 यानी नेगेटिव में आपकी पावर है, तो उन्होंने अब क्या किया हुआ है, यहाँ पे a की पावर 3 9a की पावर -5। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, a और a इन दोनों की पावर कोफिशिएंट डिफरेंट है इनके, लेकिन इनकी जो बेसिस है मतलब जिस नंबर की पावर है वो तो सेम है। तो ये हम अपने लॉ के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो हमने a की 3 थी हमारे पास, a की पावर थी 3 और नीचे a की पावर -5, तो हम a इसको ऊपर ले आए तो नीचे -5 था, जब ये ऊपर आया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 4a 3 + 5, ठीक है। नेक्स्ट b नोट, तो ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर जिसकी पावर या कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो जाए वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो b नोट b0 को हमने किसके इक्वल कर दिया, हमने 1 के इक्वल कर दिया, तो नीचे 9 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनके पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4a की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 - 2। अब यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो माइनस में है, तो इसको आपने पॉजिटिव करना है ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो माइनस को क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 9 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले जाएंगे। जब आप वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हो ना तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब आपने 9 को ऊपर कर दिया, 4 8 की पावर 8 को नीचे कर दिया, तो आपकी जो पावर वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर, उसके बाद 8 की a की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये होगा 4, यहाँ पे आपने स्केयर लगाया 4 की पावर पे, ठीक है। यहाँ पे 9 का स्केयर लगाया आपने, 4 का स्केयर लगाया, तो 8 की पावर 8 a की पावर 8 का स्केयर, ठीक है। तो 9 को आपने सोल्व किया तो 81 आ गया, 4 को सोल्व किया 16 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास एक लॉ यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, ठीक है ना। एक बेस की पावर है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर पावर है, तो ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट पे सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, मतलब आपने इंडेक्सेस के लॉ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 8/125 और इसकी पावर क्या है, -4/3। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो आपके पास पावर्स यूज़ हुई हैं वो फ्रैक्शन में यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन में यूज़ हुई हैं और दूसरी बात इसके साथ इस पावर के साथ माइनस आ रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने पावर को आपने पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप वैल्यू को इंटरचेंज कर दोगे, आप 5 को नीचे 125 को ऊपर ले आओगे और 8 को नीचे ले आओगे, तो आपकी पावर क्या होगी, वो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने लॉ के मुताबिक अपने पावर को से आपकी होल पावर में और आपके पास बेसिस 125/8 है, तो इनकी होल पावर 4/3 है, तो आप अलग-अलग इन पे अपनी पावर्स अप्लाई कर सकते हो। तो आपने 125 पे अलग लगा दी और 8 पे अलग लगा दी। उसके बाद आपने 125 का एलसीएम लेना है, यानी जैसे हमने 2.3 में किया था, ठीक है। आपने एलसीएम लेके तो देखना है कि
5 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आ जाता है। अब यहाँ पे 4/3 तो आपकी जो 4/3 और यहाँ पे 3, तो ये 3 से कट गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 5 की पावर 4। ये 3 भी 3 से कैंसिल हुआ तो 2 की पावर रह गया 4। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 625, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 16, यहाँ ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपके पास एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि 4 × 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3n+1 -3n इक्वल, ये आपके पास वैल्यू थी। और आगे इसको सोल्व किया हुआ है उन्होंने, क्या किया 4 3 की पावर n इसको एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक स्टेप स्किप है, वो स्टेप क्या है कि आपके पास 4 3n, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे 3n+1, यहाँ पे मैंने आपको जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर कोई नंबर जिनके ऊपर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो तो उसको आप खोल भी सकते हो। तो बेसिकली हमारा लॉ क्या था कि दो नंबर जिनकी बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस जिनकी सेम है उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो मैंने फिर आपको बाद में बताया था कि ऐसा नंबर जिसकी बेस पावर जो वो प्लस हो रही है तो उसको आप उसके रियल यानी जो सिचुएशन उसमें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर है उसकी पावर जो वो ऐड हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हो 3n × 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर n+1 क्यों आया था, क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी। तो आप वापस उसकी उसी सिचुएशन में चले जाओगे जिससे ये बनी है। ठीक है, -3 की पावर n। ठीक है, ये आपके पास एक मतलब क्वेश्चन बन जाएगा कि 4 × 3 की पावर n, तो 3 की n × 3 1 -3n। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 3n को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में 3n है, यहाँ भी 3n है, यहाँ भी 3n है। इन्होंने 3n को यहाँ कॉमन ले लिया, तो जब आपने 3n को यहाँ कॉमन लिया तो अंदर 3 रह गया माइनस, अब 3n था तो यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि 3n के टेबल में 3n 1 पे आता है, तो आपने इसको अंदर -1 ले लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा 4 × 3n और 3 - 1 क्या हो गया 2 और 3n, तो 3n से कट गया, 4/2 = 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर क्या गया 2। ठीक है बेटा, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से सॉल्व करना, उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस की तरफ चलना है। तो अब यहाँ भी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, मतलब आपने अपने एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 243 की पावर है -2/3 × 32 की पावर है -1/5, डिवीजन में है √196 की पावर है -1। ठीक है, तो चलें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ ये है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ है इनको देखेंगे ये किन नंबर्स की पावर है। ठीक है, ताकि हम लोग अपनी ये जो पावर है -2/3 इनको सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 243 का एलसीएम ले लें आप लोग। 243 का एलसीएम लेते हैं। ये किससे सॉल्व होगा, ये 3 से सॉल्व होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 3 से सॉल्व होगा। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर से 3 से होगा। 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 5 -2/3। ठीक है, उसके बाद आपने 32 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 32 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 32 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, एलसीएम तो सब बच्चों को लेना आता है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या आ गई, 2 की पावर आ गई 5। ठीक है, अब इसकी होल पावर क्या है, -1/5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 196 है, √196
ठीक है। 196 का भी एलसीएम ले लें, यहाँ पे लें 196, ठीक है। 2 से काट लें, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 8 जा 16, ठीक है। 2 9 जा 18, 18 है ना, 19 है, 2 9 जा 18, तो 1 कैरी 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, ठीक है। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, ठीक है। ये 19 था, तो हमने देखना 19 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 18 आता है, तो वो कहाँ पे आता है, वो 9 पे आता है। 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 को सेम नंबर की पावर, सेम नंबर की पावर, तो 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 2, ब्रैकेट लगा लें, और इंटू 7 की पावर क्या है 2, 7 की पावर 2 इंटू -1, ठीक है। तो ये हमने अपनी बड़ी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनकी जो बेसिस इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, अब उनको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 है। अब अगर यहाँ पे 3 होता, 3 की पावर 3 होता, तो 3 से 3 कट जाना था, आपका आंसर आ जाना, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 - 10/3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद 5 से कट गया, तो 2 की पावर आ गई -1, ठीक है। उसके बाद अब अंडर रूट को आप कन्वर्ट कर लें, ताकि हम लोग इनको सॉल्व कर लें ना आसानी से। तो 2 की पावर 2 -7 की पावर 2 -1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप इस अंडर रूट को जब कन्वर्ट करोगे, तो अंडर रूट किसके इक्वल होता है, इसका इंडेक्स तो कोई नहीं है, जिसका इंडेक्स नहीं होता वो किसके इक्वल होता है, वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर -10/3 इंटू 2 की पावर -1, ठीक है। और यहाँ पे आप अलग-अलग अप्लाई कर दें। देखिए ना, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, उनके ऊपर सबसे पहले आप इसकी बेसिस को मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 1/2 -1/2, ठीक है। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाता है, ठीक है। ये -1/2 साइन मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप करेंगे 3 की पावर -10/3 इंटू 2 की पावर -1। अब इन पे बेसिस जब अलग-अलग कर दें, तो 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो 2 की पावर आ गया -1, ठीक है। 7 की पावर आ गया -1, ठीक है। यानी अगर आपने इनको ऐसे भी कटिंग कर लो, 2 2 से कट गया, तो 2 की पावर -1, ये ऊपर वाला -1 मल्टीप्लाई होगा, और 7 यहाँ पे 7 की पावर 2 है, 2 2 से कैंसिल हुआ, तो 7 की पावर -1 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेम है, ये और ये कटिंग हो गया हमारे पास। यहाँ पे आएगा हमारे पास c की पावर -10/3 और 7 की पावर -1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, और उनकी जो नंबर बेसिस है, उनकी जो पावर्स हैं, वो तो हैं हमारे पास, लेकिन दोनों की माइनस में है। तो हमने क्या करना है, हमने माइनस में अगर हम सॉल्व करने लगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपनी पावर्स को कन्वर्ट करें प्लस में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, ताकि हमारी जो पावर है, जो पावर्स हैं, वो पॉजिटिव हो जाए। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे, 7 को ऊपर ले जाएंगे, और 3/3 इंटू 3 की पावर 10/3 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 3 की पावर 10/2 को नीचे ले आए, तो हमारी पावर्स क्या हो गई हैं, वो पॉजिटिव हो गई हैं, ठीक है, वो माइनस से पॉजिटिव में आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 3 की पावर 7 तो एज इट इज़ है ना, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर 10/3 है, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। या तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3/9 है, तो इसको ब्रेक कर लें। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 10/3 है, ठीक है, ये हमारे पास पावर है ना। तो हमने अपना जो रूल पढ़ा था, उसमें क्या था कि हम अपनी पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10/3 है, तो मैं इसको किस तरह ब्रेक करूँगी, मैं इसको इस तरह ब्रेक कर दूँगी, 9/3, ठीक है, +1/3, ठीक है। जब आप इन फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 10/3। तो आपने 10/3 को कैसे ब्रेक किया, 9/3 + 1/3। अब मैंने इसको इसी में क्यों ब्रेक किया, अगर यहाँ पे मैं 6/3 प्लस,
ठीक है, 4/3 ले लेती तो मेरा जो आंसर था, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास यही आंसर आता है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको कटिंग करूँ 2 प्लस 4/3 तो मेरे पास मज़ीद फ्रैक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, मज़ीद फ्रैक्शन मेरे पास आगे बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है ताकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको 9/3 प्लस 1/3 में ब्रेक किया ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर एग्जैक्ट यानी आसानी से आ जाए, मुझे आगे मज़ीद फर्दर कोई स्टेप ना करना पड़े। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है इसको 9/3 प्लस 1/3। तो जब ये हमारा फर्स्ट रूल आ गया। फर्स्ट रूल में क्या था कि दो बेसिस जो सेम होंगी उनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम उसको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक नंबर जिसकी पावर ऐड हो रही है तो उसको हम इस तरह खोल सकते हैं, 7/3 की पावर 9/3। ठीक है, प्लस इंटू 3 की पावर 1/3। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे आपके पास वही जो सिचुएशन है वो आ रही है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को आपने ऐड कर दिया, तो आपने इसको रूल को वापस उसी तरह खोल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 3 3 9। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 7 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 3 1/3। ठीक है, ये आएगा, यानी ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 7 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास आंसर आएगा 27। ठीक है, और ये 3 की पावर 1/3 है तो इसको आप रेडिकल में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3 और इसका इंडेक्स क्या आएगा 3। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 7/27 इंटू √3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 2x की पावर 5y-4 मल्टीप्लाई -8x-3 y की पावर है 4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आपने पहले क्या करना है, आप पहले इनके जो कोफिशिएंट इनके साथ लगे उनको अलग कर लें ताकि आप लोगों को आसानी से सॉल्व कर लें। 2, ठीक है, माइनस, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज़ तो सेम है ना, तो उनको हम अपने रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे, जो हमने लास्ट पढ़े तो उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनके जो कांस्टेंट है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -8। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि x की पावर क्या, आपने ये नंबर्स लिख लेते हैं, x5, ठीक है, और x-3, y-4, y की 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 जार 16 -16। ठीक है, अब ये हमारा रूल नंबर 1 आ गया। क्या रूल था वो कि दो नंबर जिनकी बेसिस सेम हो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है x और x, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, x 5 प्लस -3। ठीक है, और यहाँ पे y है, y की जो y भी सेम है तो हम इनकी भी पावर्स को ऐड कर देते हैं, y-4 प्लस 2। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आएगा हमारे पास -16x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 -3। ठीक है, 4 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -16x 5 -3 क्या आ जाएगा 2, और y -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो सकता था, लेकिन हमने अपनी सारी वैल्यूज जो वो पॉजिटिव देनी होती हैं ताकि हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -16x की 2, यहाँ पे y की वैल्यू, y की पावर जो है वो माइनस है। तो ये हमारा लास्ट रूल था कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर माइनस में हो तो उसको आप यूँ लिख सकते हो। ठीक है, यूँ आप उसको लिख सकते हो डिवीजन फॉर्म में, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, -2, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको नीचे ले जाओगे तो आपकी वैल्यू पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है,
उसके बाद बेटा ये बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपने साइन का, आपने पावर्स का, आपने अपने लास का बहुत ध्यान रखना, ख्याल करना है। अगर आपकी एक चीज़ भी गलत होगी तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपकी पूरी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास x-2 y-1 z-4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और इनकी होल पावर क्या है -3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, x-2 y-1 और z की पावर -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और इनकी होल पावर क्या है -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप अपने लाज अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पे अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ सेम है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा वो रूल लगेगा कि अगर दो वैल्यूज़ की जो बेसिस है वो सेम और वो डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो और दूसरा रूल हमारे पास ये कि ऐसा नंबर, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपना यूज़ किया था, ऐसा कोई नंबर जिसकी पावर -n है तो हम उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको डिवीजन में ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों रूल मिला के इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको नीचे ले जाके सॉल्व करते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास उससे पहले इस स्टेप करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास z है, z की पावर 0 है। तो जब z की पावर 0 हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-2 y-1 z-4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की पावर -3। तो z जो है वो हमारा 1 हो गया। ठीक है, z की पावर 0 हमारा 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इक्वल के साइन आपने साथ साथ लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, x-2 y की पावर -1 z की पावर -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4 और y की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस वाली वैल्यूज़ को नीचे ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -2 है, तो ये -2 नीचे जाके यहाँ पे x और x, ठीक है, x की पावर -2 x की पावर 4 बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को माइनस भी कर सकते हैं और पहले ऊपर माइनस है तो ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x 4, यहाँ पे -2 था, नीचे जाके क्या हो जाएगा +2। ठीक है, x4 +2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, y है, y -1 है तो y नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या है -3। ठीक है, -1 जब नीचे है तो ये हो गया +1, तो y -3 +1। ठीक है, z-4 है, इसको ऐसे ही नीचे ले आए तो नीचे आ जाएगा z की पावर 4 और होल पावर क्या गई, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ऊपर तो कुछ भी नहीं ना बचा, तो -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 1/x की पावर 4 + 2 क्या हो गया, x की पावर 6। ठीक है, y -3 +1 क्या हो जाएगा, y की पावर -2। ठीक है, उसके बाद z की पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, -3। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं लेकिन एक वाहिद y है जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। तो जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर यानी जिसकी पावर माइनस है ना, उसको हम नीचे ले जाके एन कर सकते हैं। तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर कोई नंबर जो कि डिवीजन में है -n है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, n कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको यूं भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, यानी रिवर्स में कि अगर यहाँ पे एक नंबर है जिसकी पावर -n है तो उसको हम डिवीजन फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है जो कि डिवीजन फॉर्म में उसकी पावर माइनस है तो इसको ऊपर ले जाके हम उसकी पावर को यानी चेंज कर सकते हैं, तो मतलब पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक y है, y जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगी, मैं y को ऊपर ले जाऊँगी
और बाकी सारी वैल्यूज़ मेरी नीचे रहेंगी, 6 और z की पावर 4, ठीक है, -3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अपनी जो होल पावर है उसको पॉजिटिव करना, होल पावर को पॉजिटिव करना है। तो होल पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या रूल है कि हम अपनी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। तो इसको इंटरचेंज करें, x की पावर 6 z की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, और इसकी होल पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करें, x 6 इंटू 3, अब ये होल पावर, अब मैं इसको अलग अलग सब पे अप्लाई कर सकती हूँ अपने लॉ के मुताबिक। तो z की पावर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, इक्वल के साइन लगा लें, ठीक है, इक्वल 3 6 ज़ार 18, तो x की पावर क्या आ गई 18, z 4 3 ज़ार 12, तो z की पावर आ गई 12, ठीक है, 2 3 ज़ार 6, y की पावर आ गई 6। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन है, 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो इधर आ जाते हैं इस पेज पे। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी वैल्यू लिख ली हुई है ऑलरेडी। तो हमने अब क्या करना है, हमने सबसे पहले इनकी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट करना है पावर्स में। तो 81 है, तो मैंने 81 का यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, और 81 का एलसीएम ले लिया, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 81 को हमने 3 से सॉल्व किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा फिर 3 पे और फिर 1 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने टाइम्स 3 आया हमारे पास, 3 की पावर 4 इंटू n, ठीक है, 3 की पावर 5, ठीक है, माइनस अब 3 की पावर 4n माइनस 1। अब 243 था, 243 का भी यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये भी बिल्कुल पूरा 3 से हुआ है। तो कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 3 आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आना था, ठीक है, ये वाला 3 नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 3 आएंगे हमारे पास, 3 की पावर 5, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 आप 9 है, 9 को भी आप कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आता है, क्योंकि अगर हम 9 का एलसीएम लें तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर क्या आएगा 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 2n। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2n था, तो मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 4n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4n इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, माइनस उसके बाद हम क्या करेंगे 3 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 ज़ा 4, मतलब हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4n, तो 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3n प्लस 5 माइनस 3n 4 3, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 4n माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 5, ठीक है, पावर्स ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो 3 की पावर 4n प्लस 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा 3 4n प्लस 5 माइनस 3 4n, अब -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है, +4। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट है हमारे पास 3 4n प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है, तो हाँ अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ बनानी है कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो सेम हो जाए और हम उनको कॉमन ले लें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, 4n पर चेंजिंग क्या है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 है। तो हमने अब ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि हमारे पास अगर यहाँ पे 4n प्लस 5 है तो यहाँ पे भी 4n प्लस 5 हो जाए, और अगर यहाँ पे 4n प्लस 4 है तो यहाँ पे भी 4n प्लस 4 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4n
एन प्लस 5 को हम ब्रेक करके इसको ब्रेक करते हैं और 4n+4+1 करते हैं, ठीक है। अगर हम 5 को ब्रेक करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3 4n+4+1, ठीक है। अगर हम 5 को ब्रेक करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है -3 4n+4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ आ जाएगा 4n+3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस 4 को, इस पूरी वैल्यू को एक कंसीडर करूँगी और इसको अलग कंसीडर करूँगी। तो मैं इसको फर्स्ट रूल के तहत ब्रेक करूँगी। ये इक्वल के साइन लगा लें, 3 4n+4 इंटू 3⁻1, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को एक कंसीडर कर लिया और +1, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही थी, तो 1 को मैंने बाहर निकाल दिया। -3 4n+4 डिवाइडेड बाय 3 4n+3, ठीक है। ये वाला आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसमें से इसको और इसको कॉमन ले लूँगी क्योंकि ये सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन ले लिया, 3 4n+4, ठीक है। ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, अब ये इसको हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद इक्वल के साइन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने, और उसके बाद 3 4n+3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, 3 4n+4 ये एज इट इज़ आ गया, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4n+3। अब हमने क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, ठीक है। जब दो वैल्यूज सेम हो और वो डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, वो ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4n+4, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को ऊपर ले आए, -4n, ठीक है। और यहाँ पे +3 था, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये यानी ऊपर जाके चेंज होगा। यहाँ पे अगर आप माइनस लगाओ ना, यूँ अगर आप इस तरह सॉल्व करो तो ब्रैकेट आपके ऊपर जाके माइनस हो रही है 2, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे 4n+4 -4n-3, ठीक है। जब आप इसको यूँ सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, साथ में 2 × 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने 4n, ये 4n प्लस था और ये माइनस है, ये कट गया, तो 3, तो +4 -3 क्या हो जाएगा, 3⁻1, तो 1 और साथ में 2, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे 3 2 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन में आता है। तो बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू थी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी, आपने अपनी वैल्यू लिखी। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपकी बड़ी वैल्यूज थी उनको आपने पावर्स में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया इन सब का, पहले 81 का आपने एलसीएम लिया, फिर 243 का एलसीएम लिया, उसके बाद 9 का भी आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब 81 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर क्या आ गई, 4, बाकी एज इट इज़ आपने वैल्यूज नीचे उतार दी। उसके बाद आपने जब 243 की एलसीएम लिया तो मेरे से यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन 3 की पावर जो है वो 5 आती है, ठीक है। आपने खुद भी इसका एलसीएम लेकर चेक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद 9 था, 9 का भी हमने जब एलसीएम लिया तो 9 3 की पावर 2 आता है, इसका आंसर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 आता तो मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया ताकि जब हम ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाए, और 3 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बेसिस सेम थी, अपना लॉ अप्लाई किया, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पावर्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3 4n+5 -3 4n+4, ये डिवाइडेड बाय 3 4n+3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अपना जो यानी हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 4n+5 था और यहाँ पे 3 4n+4 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 को ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा समझने वाला स्टेप है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो बार बार वीडियो को पीछे रिपीट कर करके देखें ताकि उनका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो स्टेप है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि मेरे पास 3 4n+5 था, ठीक है। इसको मैंने अब कन्वर्ट करना था 3 4n+4 में ताकि मैं इसको यहाँ पे कॉमन ले सकूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4n को तो मैं ब्रेक नहीं कर सकती थी, मेरे पास 5 था, मैंने 5 को ब्रेक कर दिया।
4 को n को मैं इसलिए ब्रेक नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे n था, फिर अगर मैं इसको यानी करती तो मेरा आगे क्वेश्चन थोड़ा और लेंथी हो जाता था। और वैसे भी मैंने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी 4n था, यहाँ पे भी 4n था। तो मसला हमारा कहाँ पे आ रहा था, हमारा 5 पे और 4 पे। तो मैंने क्या किया, मैं 5 को 4 बनाना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 4n, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना, इसको मिक्स नहीं कर देना, ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं। 3 4n + 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको स्टेप खोल के बता रही हूँ। यहाँ पे पावर्स जो थी वो ऐड हो रही थी, इसका मतलब क्या था कि इन पावर की जो बेसिस थी वो सेम थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 की पावर कर दी 5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 3 4n इंटू, ठीक है, 3 की पावर 5 था, मैंने इसको 4 + 1 में कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको 4 + 1 में किया तो क्या किया मैंने इन दो 3 4n इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। मैंने इसको इस तरह ब्रेक किया। उसके बाद मैंने इन दो वैल्यूज़ को, इन दोनों पे अपना रूल अप्लाई किया और यहाँ पे 3 4n + 4 कर दिया और इंटू 3 1, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ये डिटेल स्टेप मैंने यहाँ पे अब कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास 3 4n + 5 था, ठीक है। इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही थी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बेसिस सेम थी। मैंने बेस सेम करके इनको ब्रेक किया। उसके बाद मैंने 5 को, 4n को तो मैंने छेड़ना ही नहीं था क्योंकि मेरी तो वैल्यू 4n सेम थी। मैंने किसको चेंज करना था, मैंने 5 को चेंज करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 4 की पावर 1 मतलब 5 को ब्रेक, मैंने फर्दर इसको ब्रेक किया। तो मैंने यहाँ पे मेरी वैल्यू बन गई 3 4n इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। मैंने इन दो वैल्यूज़ पे अपना रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया 3 4n + 4 इंटू 3 की 1, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने इस स्टेप में क्या किया। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, आप वीडियो को बार बार बैक करके इसको रिपीट करके चेक करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी 3 की पावर 4n + 4, ठीक है, एज इट इज़ हमने अपनी वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद मैंने इसको कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 की पावर 4n था, यहाँ पे भी 3 की पावर 4n था जो हमने बना ली थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली, ये 3 एज इट इज़ इसके अंदर चला गया। उसके बाद -3 के यहाँ पे जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ जाता है। जब कोई चीज़ आप कॉमन ले लेते हो, अगर वही सेम चीज़ दूसरी तरफ किसी साइन के साथ हो तो वहाँ पे 1 आ जाती है, तो डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 3 की पावर 4n + 4, ये एज इट इज़ आ गया। 3 - 1 ये 2, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 4n + 3, ठीक है, ये वाले एज इट इज़ मेरे पास वैल्यू होगी। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपना वो लॉ यूज़ किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो डिवीजन फॉर्मूला लॉ था, उसमें क्या था कि अगर दो वैल्यूज़ की पावर सेम हो तो दो वैल्यूज़ की जो बेस है वो सेम हो तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं अगर वो डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे तो ये डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इनकी पावर्स को माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो साथ में यहाँ पे माइनस और मैंने ये पूरी वैल्यू नीचे लिख दी, ठीक है। फिर जब मैंने माइनस साइन खोला तो इनके साइन चेंज हो गए। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या गया, मेरा आंसर 6 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो उसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग आराम से इसको देखो। अगर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊँगी तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो वीडियो देख के परेशान हो जाते हैं। तो उनकी आसानी के लिए मैंने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके देखें तो और इसको समझने की कोशिश करें। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते होते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।